नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे शराब की दुकानों का ऐलान, मातृशक्ति घमासान। उत्तराखंड राज्य में सरकार की तिजोरी को मुनाफे से भरने वाले दो सबसे बड़े विभाग रहे हैं, जिनमें खनन और आबकारी विभाग का नाम जोर शोर से लिया जाता है। वहीं यही वो दो विभाग हैं जो हमेशा विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। इस बार विपक्ष को आबकारी से संबंधित मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिलता नजर आ रहा है। अब की बार आबकारी विभाग में ठेकों के आवंटन को लेकर विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ठेके तो हर साल आवंटित होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद से इस फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा धामी सरकार पर सीधा हमला बोला गया है और सवाल उठाया गया है कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों हो रही है। कांग्रेसी अखबार के आंकड़े का हवाला देते हुए सरकार पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अकेले कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो पिथौरागढ़ में 15 नई दुकानें और मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले चंपावत में भी 4 नई दुकानें खुलने का अनुमान है। विपक्ष का मानना है कि जब मुख्यमंत्री के जिले में ही ये हाल है तो बाकी प्रदेश का हाल क्या होगा। वहीं इस समय का असर कई पहाड़ी इलाकों और खासकर यात्रा मार्गों पर भी देखने को मिलता है, जिसके चलते नई शराब की दुकानों का विरोध भी देखा गया है। बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर महिलाओं ने एक प्रभावशाली पहल करते हुए जन जागरूकता मजबूत संदेश दिया है। त्रियोगी नारायण गांव की महिलाओं ने संगठित होकर त्रियोगी नारायण से सोनप्रयाग तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी पैदल रैली निकाली। रैली के दौरान महिलाओं का उत्साह देखते ही बना और पूरे मार्ग में नशे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगते नजर आए, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में भी आपसी बहसबाजी शुरू हो गई है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। प्रदेश में जहां धामी सरकार शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी कर रही है, वहीं प्रदेश में महिलाएं शराबबंदी को लेकर लामबंद हो गई हैं। गुस्साई महिलाएं नशे के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर 12 किलोमीटर की पैदल रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। त्रियोगी नारायण गांव की महिलाएं नशा मुक्ति को लेकर लंबे समय से मुखर हैं और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर शराब की दुकानों को खोलने के विषय में को लेकर हल्ला बोला। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है, जिस पर भाजपा सरकार आबकारी विभाग की नीति बताती नजर आ रही है। कल से जहां भी मैं लोगों के बीच बैठ रहा हूं, एक चर्चा आम है कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया। एक चर्चा आम है कि आखिर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हितों के प्रति इतने निरंकुश क्यों हो गए हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप में आय व्यय, फायदा नुकसान और पैसा बनाना, क्या यही सिर्फ अच्छा लगता है। खबर यह है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों, नई 55 दुकानों के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं। सरकार का यह कहना है कि ये इसलिए हुआ है कि राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन क्या सरकार को इस प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है। सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य है।
देखिए, आबकारी का जो विषय है सरकार के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो आबकारी विभाग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश में शराब को लेकर के, नशे के खिलाफ हमेशा से एक मोर्चा रहा है। टिंजरी देवी उत्तराखंड की ही एक महिला थी जिन्होंने शराब के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और एक विश्वविख्यात वो आंदोलन रहा। तो उत्तराखंड के पहाड़ नशे से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह रह जाती है कि वो राजस्व की प्राप्ति के लिए, विकास कार्यों के लिए, धन जुटाने के लिए वो उसको आबकारी को देखती है और दुकानों की संख्या बढ़ाने की ओर काम करती है। तो ये जो जन विरोध भी है और आर्थिकी को मजबूत करने का विषय भी है, ये उत्तराखंड में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला तो रहा ही है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि राज्य में तमाम अंतर विरोधों के बावजूद हम ये भी देखते हैं कि शराब की बिक्री बढ़ी है। एक और जहां सरकार राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई शराब की दुकानों का आवंटन कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आ रही हैं। महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर शराब के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। इस पर अब राजनीतिक दलों में चुनाव आने से पहले एक नई बहस तो जरूर जन्मी है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप की जंग भी छिड़ गई है। देखिए बंधु, ये उत्तराखंड को इन लोगों ने जो है शराब का अड्डा बना दिया है, शराब माफियाओं का अड्डा बना दिया है। देखिए उत्तराखंड में रोजगार गया, जल जंगल जमीन गई, हमारा जो है भू कानून मूल निवास गया और जगह जगह शराब के ठेके आज खुलते जा रहे हैं। बड़ा जो है सोचनीय विषय है। सरकार को ये सोचना चाहिए। आप देखिए गुजरात जैसे शहर में शराब पर बिल्कुल पाबंदी है और हमारा उत्तराखंड इस प्रकार से जो है शराब में लिप्त हो चुका है कि हमारे बच्चे रोजगार तो छोड़ो लेकिन शराब पी करके जो है आज जो है देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आस्ते आस्ते हम उत्तराखंड से शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी का है तो घर घर शराब बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, धड़ल्ले से पूरे प्रदेश के अंदर शराब बिक रही है, नशे का कारोबार हो रहा है। जो माताएं बहनें हमारी शराब के जो दुकानें खुल रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको जेल में ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आबकारी नीति से आगे बढ़ने की आप बात करते हैं, जब पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब बिकेगी, शराब माफियाओं को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त होगा तो शराब से आपको इनकम भी होगी। सबसे पहले तो मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान है। अगर मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी, जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे। पहाड़ी जिलों में अक्सर शराब को लेकर महिलाओं का विरोध बीते लंबे समय से देखा गया है, लेकिन इस बार नई दुकानों के आवंटन में कहीं न कहीं इसका विरोध बढ़ता दिख रहा है, जो भविष्य में राजनीतिक पार्टियों और सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहाड़ों में महिलाओं का मानना है कि गांव-गांव में शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए महिलाओं ने सामाजिक बुराई के खिलाफ ये ठोस कदम उठाया। वहीं महिलाओं की ये पहल गाँव में सकारात्मक बदलाव लाएगी और नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाएगी। महिलाओं के इस निर्णय को स्थानीय लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसे नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। लेकिन इस ओर अब ध्यान सिर्फ सरकारों को देना जरूरी होगा। जहां एक तरफ हम पहाड़ का पानी और जवानी को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं इसे आर्थिक लाभ के लिए डुबाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धामी सरकार इस विषय पर पहाड़ का पानी और जवानी बचाने में किस प्रकार सार्थक कदम उठाते हुए कामयाब होती नजर आती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और चर्चा ऐसे मुद्दे पर करेंगे। आपको बता दें कि जहां एक और शराब की नई दुकानों को खोलने को लेकर महिलाएं विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रदेश के कई जिलों में नए शराब के ठेके खोलने की प्लानिंग कर रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश रस्तोगी जी, वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुमान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं राजेश रस्तोगी जी के साथ करना चाहूंगी। राजेश जी, जहां एक और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी पहल थी, बहुत लोगों ने इसकी सराहना की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप शराब के नए ठेके खोलने की अनुमति दे रहे हैं। और अगर राजस्व बढ़ाने के नाम पर यह किया जा रहा है, लेकिन युवाओं के भविष्य का क्या, जिनके लिए आप चिंता कर रहे थे या जिनके लिए आप कह रहे थे कि हम उत्तराखंड के युवाओं को नशा मुक्त रखेंगे, इसकी एक जो मुहिम चल रही है, उसका क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? ये दोहरा मापदंड बिल्कुल नहीं है। युवा को नशे से दूर रहना है और उसको रखना चाहिए, और नशे से दूर रखने के लिए सभी दलों को इसका प्रयास भी करना चाहिए। शराब की जो नई दुकानें खोली गई हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है, अपनी बात रखनी है। राजस्व के लिए दुनिया भर में, हमारे देश में भी, हमारे उत्तराखंड में भी सरकारें आबकारी नीति बनाती हैं। उसी आबकारी नीति के अंतर्गत ये दुकानें आवंटित होती हैं। उन लोगों को निश्चित रूप से परेशानी होती होगी जो लोग शराब का अवैध धंधा करते हैं, जो लोग अवैध शराब बनाते हैं, या जो लोग अवैध शराब ला करके बेचते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु तक होती है, बड़े स्तर पर होती हैं। उन सब चीजों के लिए जागरूकता भी जरूरी है, और उन सब चीजों के लिए लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है, और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है इस तरीके की शराब से दूर रहें। और जहां तक ये नए दुकानें खोलने का सवाल है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पिथौरागढ़ में खुलनी है और उधम सिंह नगर में खुलनी है, कहीं पूरे प्रदेश में तो खुल नहीं रही है, लेकिन लोगों को उससे रोजगार भी प्राप्त होता है, उससे लोगों को काम भी मिलता है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती लाए और डेनिस बेच दी अपनी। आज चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग, हल्ला मचा रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो डेनिस लेकर के आए थे। और ये सिस्टम लागू किया था हरीश रावत जी की सरकार ने, केवल शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए। ये इसके साथ आम रोजगार भी इससे युवा एक खड़ा होगा, लेगा उसके लिए। ये थोड़ी है कि कहीं इसमें घर घर कहीं सप्लाई हो रही है, नंबर 2 की कहीं शराब बिक रही है। इस तरीके का काम सरकार ना करती है और ना करने देगी। और जो लोग इस पे हो हल्ला मचा रहे हैं, वो इसको समझे। जो शराब नीति बनी थी 25 और 26 के लिए, 24 और 25 के लिए, जिसमें टोटल 628 दुकानें आवंटित हमारे पूरे प्रदेश में हुई थी, तो वहाँ कमी है। वो एरिया ऐसा है, वहाँ आवश्यकता भी है उन सब चीजों की, और इससे लोगों को जोड़ना भी है। सरकार की मंशा राजस्व प्राप्ति की भी है, इसमें क्या बात है, सदियों से चला आ रहा है ये काम। लेकिन नंबर 2 में ये काम ना हो, अवैध शराब ये कहीं नहीं बने, कहीं ऐसी बात इसमें नहीं है जिस तरीके का हल्ला इन लोगों ने मचा लिया। ये सब के सब नंबर 2 का धंधा करने वाले हैं, ये सब के सब डेनिस के सौदागर हैं। ये सब लोग विपक्ष के ये चाहते हैं, जिस तरीके से हरीश रावत जी की सरकार के दौरान केवल 2 शराब माफियाओं को मौका दिया गया था धंधा करने का, कमाने का, जिसमें से स्टिंग भी हुआ था शराब के ऊपर। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई इस तरीके की बात भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, या व्यक्तिगत रूप से किसी 1-2 लोगों को लाभ पहुंचाने की, या कोई एक इस तरीके की एक ही ब्रांड जिसके लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लग गए थे कि ये बिकना ही है, ये होना चाहिए। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। चलिए राजेश जी, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने हमको सारी बातें तो बता दी कि कांग्रेस कार्यकाल में क्या हुआ, अब क्या होगा, जो अवैध शराब बिक रही है उसका क्या होगा, लेकिन युवाओं का क्या होगा, इस पर अभी आपने कुछ ठोस जवाब दिया नहीं है मुझे। मैं वापस आऊंगी, इस पर जवाब लूंगी। इंदुमान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुमान जी,
सत्ता में जब कांग्रेस थी तब भी शराब माफियाओं को संरक्षण देने और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। तब भाजपा ने बहुत इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी और कांग्रेस शासन काल में राजस्व को बढ़ाने को लेकर प्राथमिकता के तौर पर तब भी ठेके खोले गए थे। और कांग्रेस चूंकि राजनीति में रह चुकी है, यहाँ की जो हालत है उसके बारे में भी पूरी तरीके से रूबरू है, उसके बावजूद आप सिर्फ और सिर्फ 2027 में चूंकि चुनाव होने हैं इसलिए इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठा रहे, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। जी आशीष जी, देखिए आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें प्रदेश में और देश में खुलती हैं और खुलती रहेगी। आबकारी नीति और हर सरकार ये काम करेगी, उसमें ये तो एक नीतिगत निर्णय है और चलता रहेगा। लेकिन विषय ये है, देखिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पे पहले से ही केदारनाथ वाले रास्ते पे विशेष तौर पे मैं उसकी बात करूंगी कि जहाँ एक तरफ यहाँ मंदिरों का इतना सारे धार्मिक प्रदेश इसको माना जाता है, देवभूमि माना जाता है, और महिलाएं पहले से ही इतना अधिक विरोध कर रही हैं। तो मतलब चुनावी अंतिम वर्ष में 55 दुकानें केवल कुमाऊं में आवंटित करना, ये इनकी अंतर मन को दर्शाता है, क्योंकि इनका फोकस कहाँ है। देखिए ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय सत्ता में है उनका फोकस कहाँ पर है। उनका फोकस, एक तरफ वो बात करते हैं रिवर्स पलायन की। क्या रिवर्स पलायन इसलिए होगा कि वहां शराब की दुकानें खुल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई, बड़े भाई, प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि इससे क्या है, रोजगार मिलेगा बहुत लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, क्योंकि वो धाकड़ भी हैं, धुरंधर भी हैं, दूरदर्शी भी हैं, तो उनको जरूर ख्याल आया होगा बेरोजगारी का, और इसलिए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुमाऊं में अधिक, और एक केवल पिथौरागढ़ में 15 दुकानें, उनके अपने जिले में चंपावत में 4 दुकानें, और पूरे कुमाऊं में यहाँ पे 55 दुकानें खोलना। साथ ही में देखिए ये भी देखा जाता है कि जो युवा है वो हमारा वैसे ही थोड़ा ऐसा लगता है कि वो दिशाहीन है, क्योंकि शिक्षा की कमी है। उत्तराखंड का युवा तो पहाड़ में रहकर भी वो शिक्षा प्राप्त करके कहाँ कहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी पे खड़ा होता है। तो क्या शराब उनको फायदा करने वाली इस मामले में? ये तो आज का युवा और आज की जो महिलाएं हैं वो स्वयं भी इस इंदु बांजी, मेरा प्रश्न ये, देखिए जब आप सत्ता में थे तो ये आरोप, एक सेकेंड, मैंने आपसे यही सीधे सीधे पूछा ना, जब आप सत्ता में थे तो बचाव किया जा रहा था उस वक्त, आज आप विपक्ष में हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा और जो माफियाओं का गठजोड़ है उसके आरोप कांग्रेस पर विपक्ष होने के नाते भाजपा लगाती रही है। स्थानीय एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। स्थानीय स्तर पर महिलाएं आंदोलन तब भी करती रही हैं। 25 साल में अगर उत्तराखंड में कुछ बदला है तो वो कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता बदली है। जब कभी कांग्रेस आ जाती है फिर बीजेपी आ जाती है, बाकी जो स्थितियां हैं वो जस की तस हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो राजस्व के नाम पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भाई राजस्व बढ़ाना है तो हमें शराब की दुकानें। मुझे बीजेपी से यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि हम युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं। हालांकि ये दुकानें खोलने के बाद, रोजगार देने के बाद, अंत में कहीं इनका ये मुद्दा आता है कि नशे से कैसे दूर रखेंगे, और जब आप उनको नशे से दूरी रखने वाले हैं तो दुकानें खोल क्यों रहे हैं? यहाँ तो कंसर्न ये, हालांकि लेकिन कांग्रेस जो विरोध कर रही है ये नहीं समझ आ रहा है। देखिए जो पार्टी की, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव लाए होंगे। अगर वो गलत था उसका विरोध बीजेपी ने किया उस समय, क्योंकि वो विपक्ष में थे। यदि वो विपक्ष में थे और उनको वो गलत लग रहा था और वो विरोध कर रहे हैं, तो क्यों वो आज उसी लाइन पर चलना चाहते हैं? इसका जवाब मेरा यह है कि अगर पूर्व में कभी कहीं कुछ गलत हुआ है तो क्या आप भी गलत करेंगे? आप जीरो टॉलरेंस के ऊपर सत्ता में आए, रोजगार को बढ़ावा देंगे इस बात पर सत्ता में आए। आज स्वयं आपके मंत्रियों को आप इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि उनका
मैं हर बार जब भी बात करती हूँ डिबेट्स में तो शिक्षा और चिकित्सा की बात देखिए जरूर आ जाती है। अब जो चिकित्सा हमारे मंत्री थे उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा दिया गया। कब हटाया गया? बिल्कुल अंतिम वर्ष में जब चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि उनसे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जो भी कारण रहा होगा कि स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा काम तो हम पिछले 3-4 साल से भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत सारी कमियां थी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। तो इसी तरह से अंतिम वर्ष में इनको सब कुछ याद आ रहा है, मंत्रालय देने याद आ रहे हैं और रिवर्स पलायन इनको याद आ रहा है। और इसीलिए क्योंकि दिवाली पे इस बार 2025 में दिवाली पे इस बार 25% राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी। लगभग 367 करोड़ की बात कही जाती कि इतना राजस्व आया था। तो इन्होंने देखा ये तो कुर्सी बचाने के लिए अच्छा धंधा है कि जितना अंतिम वर्ष में हम कमा सकते हैं, क्योंकि चुनावी आने वाले हैं और पैसा फेंकना है जनता के ऊपर, क्योंकि उसी बेस पर ये चुनाव जीतते हैं। अपने आप नीतियों पर चुनाव जीतिए। अगर कांग्रेस ने आप कह रहे हैं कुछ उस समय गलत ऐसा करा, कांग्रेस हार गई 2017 में, लेकिन अब 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना नशा आपने कम किया, कितना शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं। सड़क के गड्ढों की बात की जाती है, मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी भी मैं मुख्यमंत्री के भाषण को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 95% रोड जो है गड्ढा मुक्त हो गई है। ये काशीपुर है जहां मैं रहती हूँ, और यहाँ से अगर रामनगर जाते हैं तो साधारण आदमी की कमर में भी दर्द हो जाता है। थोड़ा बहुत हिला डुला आदमी है तो बूढ़ा तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। असली स्थिति ये, लेकिन ये इस समय इस तरह के फैसले लेना देखिए सीधे सीधे इनकी मंशा को दर्शा रहा है, क्योंकि 2 बड़े बड़े विभाग जिनसे इनको पैसा आना है वो स्वयं आज भी 36 में से 18 विभाग मुख्यमंत्री के पास स्वयं है, भले ही 5 मंत्री इन्होंने और बना दिए। तो उन 18 में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले खनन विभाग है, आबकारी विभाग है, वो मुख्यमंत्री जी के पास में। ठीक है इंदुमान जी, वापस आएंगे आपके पास, कैसे बचानी है। ठीक है, इसका जवाब आपसे आगे इस पर आगे बातचीत करेंगे हम। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अगर हम बात करें इसकी राजस्व बढ़ाने के नाम पर जो ठेके खोलने की बात करी जा रही है, सरकार के पास और भी विकल्प होंगे या फिर महज एक मात्र यही रास्ता बचा है? यासी जी, जब 2018 का इन्वेस्टर समिट और 2013 का ग्लोबल समिट फेल हो जाता है तो सरकार की मजबूरी बन जाती है कि आबकारी नीति के तहत ही आय के स्रोत बढ़ाए जाएं। 2018 का जो इन्वेस्टर समिट था, मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री थे। कहा गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां आएंगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे। कितने बड़े? शून्य। कितना प्रोग्रेस हुआ? शून्य। 2023 फिर मुख्य अतिथि माननीय हमारे प्रधानमंत्री, क्या हुआ? हजारों करोड़ों का एमओयू साइन हुए। सतह में, ग्राउंड में कितनी कंपनियां आई आय का स्रोत बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए? फिर सवाल का जवाब शून्य। तर्क क्या दिया जा रहा है? बड़ा बेतुका तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा दिया गया कि आय के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं, रोजगार उपलब्ध होगा। शर्म आनी चाहिए देवभूमि के लिए ये सुनने के लिए कि आय रोजगार के लिए आपको शराब के ठेके खोलने पड़ रहे हैं। आप एक तरफ तो पूरे प्रदेश में नशाबंदी चलाते हैं और दूसरी तरफ आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो सरकारी तरीके से शराब बेचने का अधिकार सरकार को प्राप्त है, उस नशे के प्रति लोगों को आकर्षित करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? यहाँ के युवाओं को आकर्षित करना चाहती है गांव-गांव में। और आपको मैं उदाहरण देता हूं, ये जब आपने ढालवाला पे, यासी जी, ढालवाला पे ऋषिकेश में जब विरोध हुआ ठेके का, तो माननीय वन मंत्री जी का कथन था कि मेरे यहाँ लोग आए कि लोग के 10 से 15 किलोमीटर दूर ठेका पड़ता है, जान माल का खतरा हो सकता है, रात को जाते हैं, तो नजदीक खोल दिया तो सुविधा मिल गई। ये तर्क अगर कोई मंत्री दे दे तो आप जान सकते हैं कि क्या स्थिति होगी इस प्रदेश की। और यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। दूसरा बड़ा बेतुका तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देते हैं कि आदिकाल से व्यवस्था चली आ रही है। मान्यवर, बहुत से कुकर्मों वाले आदिकाल से व्यवस्था हमारे समाज में चली आ रही है, तो क्या उसको खोल दें? क्या उसको जायज ठहरा दें? क्या तर्क दे रहे हैं आप? अब आप देख लीजिए दूसरा विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय, अभी हाल ही में बजट निकला यासी जी,
इन्होंने 55 नई दुकानें खोलने की बात कह दी। तो आगामी आने वाले वित्त वर्ष में 2026-27 में 55 नई दुकानें खोलेंगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ठीक है, आय मुख्य स्रोत है और मुख्य स्रोत आबकारी से आ रहा है, खनन से आ रहा है, आपका ध्यान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, पिछले वर्षों में और आगामी वर्षों में कितने अस्पताल आप खोलने वाले हैं? क्या आपने निश्चित किया है? आंकड़ा बताया है? कितने स्कूल आप इस प्रदेश में खोलने वाले हैं? 826 स्कूल बंद हो चुके हैं और आप कितने नए स्कूल खोलने वाले हैं कि आंकड़ा आपने दिया है? क्या आप बताना चाहेंगे? आप कितने रोजगार सृजन करने के विभिन्न कितने प्रतिष्ठान, सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान इस प्रदेश में खोलने वाले हैं? क्या यह आंकड़ा 2025-26-27 का आप दे रहे हैं? क्या बेतुका तर्क आपने पकड़ रखा है आय के स्रोत का? अब विषय से हट के बात करता हूं यासी जी। सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश की ये हो गई है कि ये धीरे धीरे जो हमारा आय मुख्य स्रोत आय का है वो अवैध खनन या खनन कहें, जायज कहें, नाजायज कहें, अवैध और अवैध कहें, या फिर आबकारी के ऊपर ये प्रदेश निर्भर होता जा रहा है, जो कि इस प्रदेश के लिए, भविष्य के लिए सही नहीं है। यदि गांव में दुकानें खुलेंगी तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो दारू नहीं पिएंगे या वहां नशे का कारोबार नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपका आय का स्रोत बढ़ रहा है तो इस समाज को, देवभूमि समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? ठीक है दीपक जी, वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं शराब की दुकानों का ऐलान मातृशक्ति घमासान। एक और जहां पर शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी किया गया है तो वहीं पर महिलाएं इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं शराब की दुकानों का ऐलान मातृशक्ति घमासान। जहां एक और शराब की दुकानें खोलने की बात करी जा रही है तो वहीं महिलाएं इसका विरोध करती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। चर्चा ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक मलिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से शराब की नई दुकानें खोलने के लिए कहा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हर बार महिलाएं इसका विरोध करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। हमेशा नए ठेकों को लेकर जब भी खोलने की बात की जाती है उसके बाद महिलाएं जो है उसका विरोध करती हुई नजर आती हैं। उसके बावजूद भी राजस्व के नाम पर नए ठेकों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। एक और सरकार जहां नशा मुक्ति की बात करती है कि युवाओं को नशा मुक्त बनाना है, वहीं दूसरी तरफ नए ठेकों पर जोर है। क्या कहना है इस पर? सरकार को तो पैसे से मतलब है, टैक्स लगाइए चाहे जनता की जान जाए, इनको क्या लेना है? इनकी तो मंत्रियों को अपने खर्चे निकालने हैं। प्रदेश में अगर जो ये बोला जाए कि राजस्व बढ़ाना, अरे आपके जो विकास कार्य होते हैं, ठेके होते हैं, इनमें आप लोगों को पता है, अपनी कसम खा करके बोलिए कि क्या इनमें कमीशन मिलते हैं? 20-20%, 40% जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं आप लोगों की नाक के नीचे हो रहे हैं, वो रोकिए ना। शराब की कमाई की आपको जरूरत पड़ गई है, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देवभूमि में कोई होगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री को और वहां के 2 मंत्रियों को शराब घोटाले के नाम पर ट्विस्ट करके दाएं बाएं जेल भिजवा दिया गया। दिल्ली का इलेक्शन जीतना था, वो नीचे की कोर्ट से बरी हो गए। अब हाई कोर्ट में मामला है, वो तो आगे ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का क्या बैठेगा जजमेंट, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां का तो कभी कांग्रेस के टीम में पहाड़ पर एक शराब की फैक्ट्री लगाने की बात होती थी। यही राष्ट्रवादी लोग जो हिंदुत्व के प्रहरी बनते हैं, सनातन के प्रहरी, इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। आज इनके राज में वाइन टूरिज्म की बात होती है पहाड़ में। अरे देवभूमि है, देवभूमि के स्वरूप को
कुछ तो रहने दीजिए। आप लोगों को ठीक है अथाह पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार आप लोगों पे रुकना नहीं है। रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे जब आपके मंत्रियों के लिए विजिलेंस आपसे इजाजत मांग रही है, हमें इजाजत दे दीजिए केस फाइल करने की, वो नहीं दी जाती तो क्या करेंगे? शराब की कमाई, कभी दिल्ली के मॉड्यूल पर बोला जाता था कि दिल्ली में यहां शराब की खुल रही है, गली मोहल्लों में आप लोगों ने उत्तराखंड में यहां राजधानी देहरादून को ही देखिए, लिकर शॉप की जो बना दी है मॉडल। यहां से मैं जाता हूं शिमला बाईपास, कहीं जीएमएस रोड, आगे घड़ीकंड, बड़ी जो दुकानें हैं, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आपने शराब रखवा दी। शराब के परिणाम जानते हैं, भूल गए। अभी 3-4 महीने पहले सिलाकुई एक हमारे बच्चे एंजल चकमा की हत्या हुई थी। बच्चा वो भी हमारा है, जो उसके एक्यूज्ड हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और हत्या कहां हुई थी? शराब की शॉप पर हुई थी। ये परिणाम सोचे हैं कभी आपने? आज भी उत्तराखंड में चक्राता रोड पर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। नेचुरल है, ये जो काम होते हैं शराब के नशे में ही होते हैं। अगर आप जड़ों में जाएंगे उनकी तो कभी चेक करके तो देखिए। 2 दिन पहले ये रोड पर उस तरफ जो एक शराब पीकर के वाहन चला रहा था, उसने 4-5 लोगों को रौंद डाला। और आप लोग शराब मंडन कर रहे हैं प्राचीन काल से। अरे प्राचीन काल से तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, आप लोगों के सामने आ रहा है। क्या सामने आ रहा है? बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, बच्चों को लूटने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट कॉलेजों की आपने बाहर ला करके रख दी है। कोई उनका फीस नियंत्रण नहीं है। सरकार पर एक चिंता रहती है, नशेड़ियों और शराबियों को शराब उचित रेट में मिले, लेकिन आज तक उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं है। प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस को लूटने का अभयारण्य बना करके रख डाला है। उनकी लूट जारी रहे, बच्चों के लिए कोई फीस एक्ट बनाना इनके बस का नहीं है। शराबियों को सुविधा मिले, ज्यादा दूर ना जाना पड़े। बच्चे क्या है, रास्ते में भालू खा जाएंगे, बच्चों पर हमला कर देंगे। अरे बच्चे क्या हैं, शराब से पैसा मिल रहा है। अब कैसा मिल रहा है वो इनको भली भांति पता होगा। उसकी चिंता जरूर है, शराबियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, लेकिन बच्चे पैदल चले जाएं, रास्ते में भालू खा जाएं, बाघ खा जाएं, उसकी कोई चिंता नहीं है। बच्चों के प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, उनमें अथाह लूट, आज तक फीस एक्ट नहीं है, इतने साल हो गए हैं। किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की? कौन सा राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्रवाद चल रहा है? कैसा सनातन की रक्षा का प्रोग्राम चल रहा है जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं? मेरी समझ से ये बाहर है। आज तक बना क्यों नहीं बना? प्राइवेट स्कूलों के साथ में सरकार की मिलीभगत है, इसलिए नहीं बना। अब प्राइवेट ये शराब के ठेके हैं, चाहे अलवाला का प्रकरण हो, चाहे देवप्रयाग हो, इसमें क्या है? आप करके देखिए कि सरकार अपना अगर खर्चे निकालने हैं, ठीक है दीपक जी, कोई कमी नहीं है। वापस आएंगे आपके पास, इसका जवाब भी लेंगे राजेश जी से। उससे पहले हमारे साथ कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी यसी, जी 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 देखिए यसी, उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्र में, इस पर्वतीय क्षेत्र में नशे के विरुद्ध बड़े आंदोलन रहे हैं। और आज से ही नहीं, वर्षों से, दशकों से यहाँ नशे के खिलाफ एक आंदोलन रहा। पहले तो हमें इस पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें राजनीतिक और सामाजिक द्वेष के उसमें कटघरे में आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यवस्थागत भी दिखाई देती हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मैं किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो यथार्थ है उसको मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तराखंड में 1800 से पहले शराब का प्रचलन नहीं था। हाँ, इतना जरूर है कि जो हिमालयी हमारे क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, यहाँ कुछ अपने उत्पादों से, जो लोकल उत्पादों से मिलाकर के कुछ इस तरह का पेय जरूर बनाया जाता था जिसमें हल्का नशा होता था। लेकिन पर्टिकुलर जिसको हम लिकर कहते हैं,
उसमें उत्तराखंड या ये हिमालयी क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार भी नहीं था, इसकी बिक्री भी नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड में 1800 के आसपास इसका सरकारीकरण किया गया और उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्रों में, क्योंकि तब तो ये उत्तराखंड नहीं था, वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, हिमालयी क्षेत्र में शराब की दुकानों का कुछ सरकारीकरण हुआ। और उस समय जो ब्रिटिश कमिश्नर थे रैमजे, जब जनता ने इसका विरोध किया तो फिर उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया और उन्होंने ये एक आदेश जारी किया था कि जो हिल स्टेशन है, माने जो अंग्रेजों ने जो हिल स्टेशन बसाए थे या जो रेलवे स्टेशन हैं जहां ब्रिटिशर्स आते जाते थे, कुछ पर्टिकुलर जगह थी जहां इस तरह की सरकारी दुकान स्थापित की जाएगी, जहां से लोग या वही लोग ज़्यादातर उसको खरीद पाते थे, या जो प्रतिष्ठित लोग थे, धनाढ़ लोग थे, वो उसको खरीद पाते थे। उसके बाद 1910 में ब्रिटिशर्स ने संयुक्त प्रांत के माध्यम से आबकारी अधिनियम 1910 तैयार किया। आज भी आश्चर्य की बात यह है कि 1910 का अंग्रेजों का बनाया हुआ अधिनियम आज भी आपके उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और शायद देश के अनेक राज्यों में यही एक्ट है जिससे आबकारी नीति हमारी चल रही है, हमारे शासन प्रशासन की आबकारी व्यवस्था चल रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया है, आज तक नहीं हो पाया है बदलाव। अब समय के साथ क्या हुआ कि जब चीजें बदली और इनका विरोध शुरू हुआ, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की जो लड़ाई आगे बढ़ी, उसमें एक बड़ा कारण ये था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये हिमालयी क्षेत्र है ये थोड़ा सा नज़रअंदाज सा हो रहा था चीज़ों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के। सरकार की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं थी और मॉनिटरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से लखनऊ, देहरादून से या चमोली से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़ से दूर था, तो इन क्षेत्रों में शराब माफिया बहुत ज़्यादा सर उठाने लगे थे और अवैध शराब यहाँ बहुत बिकने लगी थी। और अवैध शराब के जो दुष्परिणाम थे वो ये थे क्योंकि उसमें कोई मानक होते नहीं हैं और उसने लोगों को प्रभावित किया। लोग यहाँ, कई लोग हताहत भी हुए, कई बड़ी घटनाएं भी हुई। और यही कारण है कि गढ़वाल में टिंचरी देवी ने एक आंदोलन किया, जो लिकर एक टिंचर, एक केमिकल आता था मेडिसिन में, लोग उसको पिया करते थे नशे के लिए, उसके खिलाफ टिंचरी देवी का एक आंदोलन रहा। कुमाऊं में लगभग आज शायद 40-42 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं, एक आंदोलन अल्मोड़ा में हुआ और नशा नहीं रोजगार दो, उस समय ये नारे हुआ करते थे। तो ये चीज़ें चलती रहीं। समय के साथ हम देख रहे हैं कि हाँ, नशे का जो विरोध हो रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कुछ थोड़ा सा अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो समाज से ज़्यादा निकल करके आने की ज़रूरत है। अभी कुछ साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले की बात है, देहरादून में इलीगल लिकर, अवैध शराब से लगभग 7-8 लोगों के से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। एक बड़ा कांड यहाँ पर हुआ था, उस समय त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे और बड़ी धड़पकड़ रही और देहरादून के शहर के बीचों बीच के क्षेत्र से ये घटनाएं हुई थी। तो अवैध शराब के जो दुष्प्रभाव हैं वो ये हैं। तो हमें इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। सरकार के सामने एक बड़ी विडंबना ये भी हो जाती है क्योंकि कई बार नशे के उसमें लोग उस तरफ भी चले जाते हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए थोड़ा सा। अब उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा यहाँ स्थितियां अलग क्यों हैं? समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग होने के साथ साथ मद्य निषेध विभाग भी है, जो लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, जन जागरूक करता है और वो छापेमारी की कार्रवाई भी करता है ताकि अवैध शराब, अवैध नशा राज्य में ना आ सके। और ये दोनों अलग विभाग हैं। इनके मंत्री इस समय मेरे ख्याल से नितिन अग्रवाल हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो ये विभाग देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री आबकारी और मद्य निषेध विभाग देख रहे हैं, उत्तराखंड में आबकारी विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो इससे थोड़ा सा इसको समझा जा सकता है। हमारे यहां बिल्ली को ही दूध की निगरानी का काम दिया गया है और शराब और अवैध शराब, क्योंकि हमारे कई क्षेत्रों से जो अवैध शराब उत्तराखंड में पहुंचती है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, जो चीजों को प्रभावित कर रहा है। उसके अलावा नशे में यहाँ सूखा नशा, जिसमें अब ड्रग्स भी यहाँ पहुंचने लगी है, उसके खिलाफ चीजें उस तरीके से प्रभावी होती नहीं दिखाई दे रही हैं।
यही कारण है कि जनता में इस चीज को लेकर के विरोध हो रहा है, तेजी से विरोध हो रहा है। ठीक है। अब उत्तराखंड में जो आंदोलन है महिलाओं का, वो पर्वतीय जनपदों में है, और जो ये शराब की दुकानों का आवंटन हुआ है, जिसमें मैक्सिमम ये दिखाई दे रहा है कि उधम सिंह नगर है और पिथौरागढ़ में भी है, और कुछ दुकानें बड़ी हैं। एक सर्वे आया था जिसमें पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, ये जानकारी हमारी निकल करके आई थी कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ऐसे में ये भी एक व्यवस्था मुश्किल हो जाती है कि कहीं गलत चीज समाज में न चली जाए और लोग के लिए जानलेवा साबित हो जाए। ठीक है कुलदीप जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर राजेश जी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, जहाँ एक और सरकार पहाड़ का पानी और जवानी बचाने की बात करती है, लेकिन गांव में अगर शराब का प्रचलन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के ऊपर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? मंडराता है तो ये विपक्षी दलों पर मंडरा रहा है, जो चिल्ला रहे हैं शराब को लेकर के। कह रहा है कि युवाओं को शराब, केवल युवा ही पिएगा, युवा ही शराब पीनी है युवा को। समाज के और भी वर्ग हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नहीं तो राजेश जी, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर इन दुकानों के बाहर कौन खड़ा होगा, कौन देखेगा कि युवा पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए जरा आप। और ये सरकार की पॉलिसी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत पॉलिसी नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी है। दूसरी बात, अभी कुलदीप जी ने बड़ी चर्चा की है वैध और अवैध की भी, ये सब सामने है, खुला है। और मुख्यमंत्री धामी जी जो ये दुकानों के ऊपर इस तरीके का हो हल्ला राजनीतिक दल आगामी चुनाव को देखते हुए बना रहे हैं, इसका कुछ नहीं है। हल्ला ही मचा सकते हैं, कोई सुझाव नहीं है, कोई सकारात्मक बातें इनके जहन में नहीं है। और जो अभी यूकेडी के हमारे साथी बहुत चिल्ला रहे थे बहुत तेजी के साथ, ये वो लग गए शराब के उसमें। आप देखिए चुनाव से पहले आप ऋषिकेश से बैठ के करण प्रयाग के रास्ते ट्रेन में भी जाने वाले हो। ये सब प्रोग्रेस है धामी जी की, ये प्रोग्रेस है प्रधानमंत्री जी की। नहीं राजेश जी एक सेकेंड, आप आज वही काम तो कर रहे हैं ना जो कल विपक्ष में रह के आप जिसका विरोध कर रहे थे। और अगर तब वो गलत था तो अब ये सही कैसे, और अगर ये सही है तो वो गलत कैसे था? राजेश जी, मुख्यमंत्री खुद ही युवा है, जो 50 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, तो युवा दिशाहीन नहीं है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का युवा बहुत समझदार है, और युवा उत्तराखंड का जो युवा है तो राजेश जी मुझे एक बात बताइए, अगर उत्तराखंड का युवा इतना ही समझदार है, राजेश जी सुन लीजिए पहले जरा। मोदी जी के साथ खड़ा है राजेश जी, उत्तराखंड का युवा राजेश जी के साथ, हाँ ठीक है राजेश जी, राजेश जी भारतीय जनता पार्टी, राजेश जी सुन रहे हैं आप? आपको चिंता करने की सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप? राजेश जी, बहुत सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड का युवा दिशाहीन नहीं है, उत्तराखंड का युवा बहुत समझदार है, तो फिर आपको ये नशा मुक्ति अभियान चलाने की क्या जरूरत है? इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लग रहा है कि हमारा युवा इतना ही ज्यादा समझदार है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना आपको। जोड़ना है, नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ना है, उन्हें समझाना है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपके लिए गलत चीजें लेना गलत है, आपके भविष्य से खिलवाड़ होगा। भारतीय जनता पार्टी ना इस तरीके का काम करती है ना पसंद करती है। सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत युवाओं को रोजगार देने के लिए एक दुकान खुलती है तो 15 लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें ये नहीं है कि युवा खड़े हैं, उनके बच्चे खड़े हैं, ये पड़े हैं, काम मिलता है। आप चिल्ला रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं शराब बिक रही है। ये सरकार देखेगी इस काम को। आप कोई सरकार को सुझाव दे सकते हैं, सभी विपक्षियों से अनुरोध है, सरकार आपके सुझाव का सम्मान करेगी। आप सुझाव दें, आप राजनीति करते हैं, आप सही बात रखते नहीं, आप सरकार के सामने बात रखें, सरकार को अपने सुझाव दें, सरकार से आप बात करें। कोई आपको बातचीत करने की नहीं तो राजेश जी, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है या यूकेडी एक राजनीतिक दल है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये राजनीति छोड़कर क्या करें?
मैं तो चाहता हूँ राजनीति छोड़ करके ये सरकार को सहयोग करें इस बात में। बताए क्या सुझाव है इनका, सरकार इनका सुझाव माने। विपक्ष अपना काम कर रहा है, जो विपक्ष का काम है विपक्ष वही कर रहा है। तो अगर आपको ये राजनीति लग रही है तो ये आपकी समस्या है, ठीक है। उत्तराखंड की इंदुमान जी, उत्तराखंड की जनता यदि समझती, इनको मानती तो इनको बैठाती। इंदुमान जी बताइए जरा, जवाब दीजिए राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को बैठा रखा है, इनको तो नहीं बैठा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, नरेंद्र मोदी के लिए सरकार बनी है क्या उत्तराखंड में? जनहित के काम कर रही है, जनहित के काम की कोई चिंता नहीं है। आपको तो एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। आपको तो सरकार की आलोचना करनी है, सरकार की। ठीक है राजेश जी, हो गया आपका, रुक जाइए जरा, सुन लीजिए विपक्ष को भी सुन लीजिए। हो गया इंदुमान जी? आज तक जी यही कारण है कि अरे राजेश जी बस करिए। ऐसा थोड़ी। हाँ बताइए इंदुमान जी, राजेश जी कह रहे हैं कि राजनीति क्यों कर रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि चुनाव के अंतिम वर्ष में भी मुख्यमंत्री धामी जी यदि कुछ युवाओं की सोचते, जो शिक्षा के जो इन्होंने विद्यालय बंद किए हैं, यहाँ पर जनसंख्या तो देखिए बढ़े ही है, बच्चे भी घर में बढ़े ही हैं, तो उनको बंद करने के बजाय उनका नवीनीकरण करते। जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षक देते, और जहाँ बच्चे ज्यादा हैं और एक कमरे में नहीं बैठ पा रहे हैं वहां पर बिल्डिंग्स बनाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नियुक्ति पत्र बट रहे हैं 28,000 बच्चों। हाँ दीपक रावत जी, ठीक है इंदुमान जी, जो कुछ भी बटा दीपक रावत जी कर रही है, फटाफट अपना वक्तव्य रखेंगे। दीपक रावत जी, के कार्यकाल में पहाड़ों पर भी नए विद्यालय खोले गए और बहुत छोटी सी दूरी पर विद्यालय खोले गए, कंप्यूटर तक की व्यवस्था करने की बात की गई, लेकिन उन सबको आपने धराशाही कर दिया है और दीपक रावत जी को बंद कर दिया गया। दीपक रावत जी, आपका फोकस है केवल प्रदेश को लूटने पे। अनम्यूट कीजिएगा दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है इंदुमान जी, जी प्रदेश को खोखला बनाने में आपका फोकस है, चाहे वो आबकारी नीति के माध्यम से हो या खनन के माध्यम से हो। आपका फोकस है केवल किस तरह से उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया जाए और उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद कर दिया जाए, और महिला यदि परेशान होगी तो उसका घर भी बर्बाद होगा। राजेश जी और इंदुमान जी रुक जाइए, जो मन में आए वो बता। दीपक रावत जी, कैसे जी कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जो बजट में डाला गया तो 826 स्कूल बंद हुए हैं। नई दुकानें खोलने का तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन स्कूलों को रीओपन करने का प्लान है क्या? दिया इन्होंने बजट में? क्या इनके पास कोई नीति है आने वाले 2 वर्षों के लिए या 5 वर्षों के लिए? कोई नीति नहीं है, शून्य नीति है। और यहाँ पर आकर आप अपनी आबकारी नीति को जायज ठहरा रहे हैं क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, तो आप दुकानें खोलें, कितनी भी दुकान खोलें, युवाओं को आप जायज ठहरा रहे हैं। ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप ये कहिए, यदि इससे जितनी दुकानें खुली हैं, जितना मुनाफा हुआ है, उससे यदि आप कोई समाज का काम करना चाहते हैं, कितने अस्पताल आप खोलने वाले हैं बताइए ना। इस 55 दुकानों आगामी आने वाले 2026-27 से जितनी आय होगी उससे कितने अस्पताल आप बनाने वाले, इसका आंकड़ा है आपके पास? कितने स्कूल आप खोलने वाले हैं, इसका आंकड़ा है आपके पास? नहीं है। किसके जेब में जाने वाला पैसा? और आप कह रहे हैं कि तो सही सरकार जो करी हो, ठीक है दीपक मलिक जी, दीपक मलिक जी कर रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक मलिक जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा, ठीक है। दीपक मलिक जी दिखाई नहीं दे रहा आपको, पुष्कर सिंह धामी के कान दिखाई नहीं दे रहे, आप तो देख ही नहीं रहे हो। ठीक है राजेश जी रुक जाइए प्लीज, और भी लोग हैं पैनल में। दीपक मलिक जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा प्लीज। ये डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ पीछे, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। दीपक मलिक जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ देखिए, बाकी कहने को सुनने को तो कुछ बचा नहीं है। अब इनका तो कहना ये है, जैसे कभी एक विजय माल्या होते थे लिकर किंग, वो एक लाइन बोला करते थे कितनी बार लिकर के एड में भी, उस टाइम एड अलाउड होते थे तो उसमें भी लिखा हुआ था पियो और जियो। यही हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं, पियो और जियो, बस। इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
कुछ होगा कैसे? इतने साल हो गए हैं, प्राइवेट स्कूलों की लूट मची है, बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है। आप ये तो बता दो, धामी जी की भी आप कर रहे हैं बात, त्रिवेंद्र जी की भी कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, कितने आप लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए? एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 जो है इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट खुले हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, उनकी फीस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कैसे लूट मच रहा है। लेकिन एक चीज की इनको स्पेशल ध्यान है, शराब कभी प्रिंट से ऊपर बिकी तो कार्रवाई की जाएगी। फीस एक्ट नहीं है आबकारी में, इनको एमआरपी, शराब की एमआरपी की चिंता जरूर है, लेकिन बच्चों की फीस जो जा रही है। दीपक मलिक जी, लेकिन देखिए सवाल ये है कि 2027 में चुनाव होने हैं, ऐसे में महिलाओं की विरोध का सामना सरकार को करना पड़ रहा है, तो सरकार इसको कैसे देखती है, देखने होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं शराब की दुकानों का ऐलान, मातृशक्ति घमासान जहां एक और शराब की नई दुकानें खोलने का ऐलान किया गया है, तो वहीं महिलाएं इसका विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आ रही हैं। 2027 में चुनाव होने हैं और प्रदेश की आधी आबादी का इस तरीके से नाराज होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।